तो इससे ना हल्का सा कहीं आ रहा होगा टेक्निक। तो क्रोमेटिन नेट की अपन बात कर रहे हैं। क्रोमेटिन नेट जो शब्द है या क्रोमेटिन शब्द की भी अगर बात कहो तो वो शब्द किसने दिया है? फ्लेमिंग ने दिया है। और क्रोमेटिन क्या होता है कि वैसे हमारे गुणसूत्र हम जानते हैं कि केंद्रक के अंदर गुणसूत्र पाए जाते हैं। मानव कोशिका की बात करते हैं, द्विगुणित कोशिका डिप्लॉइड सेल, तो जिसके अंदर लगभग आपको 46 गुणसूत्र, द्विगुणित कोशिका में 46 गुणसूत्र होते हैं और अगुणित हैप्लॉइड में कितने होते हैं? 23 होते हैं। यानी कि एक गुणसूत्र ही है जो उस कोशिका के केंद्रक में पाए जाते हैं, जिनपे सभी लक्षणों के जीन उपस्थित है डीएनए के अंदर वहां, और वो आनुवंशिक सूचना उस कोशिका के अंदर वहीं पे होती है। ठीक है, हमारे जितने भी हमारे कभी दो नाक, ऐसा तो नहीं अलग से दो नाक हो, दो कान है, तो दो कान की सूचना उन क्रोमोसोम में कहीं ना कहीं डली हुई है। तभी तो मानव प्रजाति में हमेशा दो कान ही आते, तीन भी तो आ सकते हैं। ठीक है, एक भी आ सकता है, लेकिन ऐसे ही हर प्रकार के पार्टों में भी। तो ये सूचना कहां है? केंद्रक के अंदर जो गुणसूत्र है, गुणसूत्र जो डीएनए से बना है, और डीएनए का वह भाग जो किसी लक्षण को प्रकट करे उसे ही कहते हैं जीन। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान रखना है। तो क्रोमेटिन क्या है? तो जब वो छोटे और मोटे होते हैं, एक स्पष्ट संरचना के रूप में दिखाई देते हैं, तो उसे तो कहते हैं गुणसूत्र। लेकिन जब वो पतले धागे नुमा होते हैं तो उन्हें कहते हैं क्रोमेटिन। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान रखना है। सीधा सा कहें, क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्र, क्रोमोसोम का दूसरा नाम क्या है? गुणसूत्र। क्रोमोसोम गुणसूत्र का फैला हुआ रूप या संरचना कहते हैं। अगर ये फैली हुई है, पतली धागे नुमा है, जैसे अगर मैं यहां पर कहना चाहूं तो इस तरीके से जो संरचना आपको दिखाई देगी वो तो है क्रोमेटिन, और अगर वो कुछ इस प्रकार से दिखाई दे तो ये क्या है? क्रोमोसोम। तो इस तरीके से अपन ध्यान भी रख लेंगे कि क्रोमेटिन कुछ ऐसी पतली धागे नुमा, इसलिए फैली हुई बताया गया है। ठीक है, और ये कैसी है? आपको इसको कहेंगे क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्र। दूसरी बात ध्यान रखें कि आनुवंशिक सूचना जो होती है वो क्रोमेटिन में ही होती है, और क्रोमेटिन यानी कि गुणसूत्र का जो निर्माण होता है वो दो चीजों से मिलकर होता है, डीएनए एवं हिस्टोन प्रोटीन से बनी होती है। डीएनए एवं हिस्टोन प्रोटीन से बनी होती है। ये जो क्रोमोसोम अपन ने वहां पर न्यूक्लियोसोम सॉलिड मॉडल जेनेटिक्स में पढ़ा है, जिन लोगों ने पढ़ ली और बाकी भी पढ़ेंगे, तो डीएनए एवं हिस्टोन से बनी होती है क्या? क्रोमेटिन। और एक नहीं कई सारी क्रोमेटिन मिलकर एक जाल बना देती है, जिसे ही क्रोमेटिन जालिका या क्रोमेटिन जाल या क्रोमेटिन नेट इंग्लिश के अंदर कहते हैं। एक क्रोमेटिन ऐसी कई सारी डायग्राम के अंदर आपको देखने को मिलेगी जो आपको कुछ इस तरीके से पूरा जाल बना रखी है। ठीक है, तो वो क्रोमेटिन नेट कहला देता है। तो ये जिसमें एक इतना सा भाग इसने क्रोमेटिन दिखाया, कई सारी ऐसी क्रोमेटिन मिलकर पूरा जाल बना देती है। तो ये अपने को ध्यान रखना है। दूसरी बात, इसके अंदर 4 भाग होते हैं, 4 भागों से मिलकर क्रोमेटिन का बात होता है। पहली बात जो यहां पर ध्यान रखेंगे, जिसे अपन कहेंगे यू क्रोमेटिन, यू क्रोमेटिन। दूसरा भाग जो होता है हिटेरोक्रोमेटिन, हिटेरोक्रोमेटिन। तीसरा भाग जो होगा जिसे कहते हैं सेंट्रोमियर, अभी अपन बात करेंगे इसकी डायग्राम से, सेंट्रोमियर। और चौथा होता है एनओआर। एनओआर की परिभाषा कई बार आ जाती है, तो इन 4 भागों से मिलकर बना है, जिसमें एनओआर क्या है? यूक्रोमेटिन, हेट्रोक्रोमेटिन अभी आपको बता देंगे, सेंट्रोमियर भी डायग्राम में बताऊंगा। फिलहाल ध्यान रखें एनओआर। एनओआर जो इंग्लिश में कहते हैं न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन, फुल फॉर्म में ध्यान रहे, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन। केंद्रिका संगठित क्षेत्र इसको हिंदी में कह सकते हैं, बट हिंदी का नाम इतना कोई प्रचलित नहीं है। मैंने आपके लिए ट्रांसलेट किया अभी बोलते टाइम, फिर भी लिख देता हूं एक बार। एनओआर नाम ही प्रचलित है, केंद्रिका संगठित क्षेत्र। ये क्या है इसकी परिभाषा? तो क्रोमेटिन का वह भाग जहां पर अब क्रोमेटिन और न्यूक्लियोलस दोनों ही कहां प्रेजेंट है? आपके ये केंद्रिका है और ये आपके क्रोमेटिन है। तो जिस जगह पर क्रोमेटिन से
केंद्रिका जुड़ी होती हैं वो केंद्रिका का भाग ही कहलाता है NOR। क्रोमेटिन एक धागे जैसा है और उस पर एक, जहां पर ये केंद्रिका पूरे कोश केंद्रक के अंदर फैला हुआ है ये तो क्रोमेटिन, लेकिन कुछ ऐसा भाग है क्रोमेटिन का जहां पर केंद्रिका इसके टच हो रही है या जुड़ी हुई है, और वो क्रोमेटिन का भाग ही कहलाता है NOR। यानी कि नाम से ही पता चल रहा है न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रिज्म, क्रोमेटिन का वह भाग जहां केंद्रिका जुड़ सकती है, न्यूक्लियोलस जुड़ सकती है, वो भाग क्रोमेटिन का क्या कहलाता है? NOR कहलाएगा। तो उसको अपन सिंपल से यहां पर लिख सकते हैं, नाम ही केंद्रिका संगठित क्षेत्र, ऐसा क्षेत्र क्रोमेटिन का जहां पर केंद्रिका जुड़ सकती है। तो सीधा से कहें कि क्रोमेटिन का वह भाग, क्रोमेटिन का वह भाग जहां केंद्रिका जुड़ती है, उसे ही अपन क्या कहते हैं? NOR। तो NOR यही पूछ ले कि NOR किसका भाग है, केंद्रिका का या क्रोमेटिन का? तो हमारा जवाब क्या होगा? क्रोमेटिन का भाग है। केंद्रिका के जो NOR किसका भाग है? क्रोमेटिन का। तो हमने परिभाषा में इसीलिए लिखा है कि क्रोमेटिन का वह भाग जहां केंद्रिका जुड़ती है वही भाग क्या कहलाता है? NOR। ठीक है, तो ये जैसे क्लास का वह पार्ट जहां पे बच्चे बैठ सकते हैं वो बेंच है, तो क्लास का भाग है बेंच, बच्चों का भाग तो नहीं है। उसी तरीके से जो क्रोमेटिन है, वो क्रोमेटिन का वह भाग जहां केंद्रिका जुड़ सकती है वो ही क्या कहलाएगी? NOR कहलाएगी। 4 भाग है, बाकी 3 भाग के आगे बात आ रही, एक बार इतना नोट करो और ऐसा हल्का सा डायग्राम बनाना। इस डायग्राम में जो एक गोला बना हुआ डॉट लगा है, या इन दोनों में ही वही है सेंट्रोमियर। वैसे जानते हो सब तो सेंट्रोमियर? नहीं जानते हो तो अभी आगे आ जाएगा, है ना। सबने कर लिया नोट?
हो गया नोट? बढ़े आगे। आपको ऐसा भी बोल दिया जाए कि गुणसूत्र का पतले धागे नुमा संरचना या गुणसूत्र का वह रूप जो पतले धागे नुमा है, फैला हुआ है, उसे क्या कहेंगे? क्रोमेटिन। जब पतला है इसीलिए डायग्राम बना है, पतला धागे जैसा है तो क्रोमेटिन है, और थोड़ा मोटा स्पष्ट है तो क्रोमोसोम। यानी कि दोनों में कोई फर्क नहीं है। क्या फर्क है? वो उनके संघनन का, कंडेंसेशन का, वो आगे बात कोशिका विभाजन में आएगी। सबने कर लिया अब तो नोट? ठीक है, तो सिंपल सी परिभाषा ये यहां पर ध्यान रखना है कि गुणसूत्र का निर्माण हमेशा दो चीजों से मिलकर बना होता है, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन। डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन मिलके आपके न्यूक्लियोसोम बनाते हैं, आपको उधर जेनेटिक्स में पढ़ाएंगे। और न्यूक्लियोसोम कई सारे 6 न्यूक्लियोसोम मिलकर सोलेनोइड बनाते हैं, और कई आखिरी में जाके गुणसूत्र का निर्माण होता है, जो आपको डायग्राम से बता देंगे। 4 भाग होते हैं क्रोमेटिन के, यू क्रोमेटिन, हेटेरोक्रोमेटिन, सेंट्रोमियर और एनओआर। ये एनओआर 4 भाग है कुल, तो ये अपने को ध्यान रखना है। तो एनओआर क्या है? नाम से थोड़ा सा अपन इसका पूरा नाम इसीलिए लिखे जहां से डेफिनेशन में हेल्प मिलेगी। न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन, यानी कि क्रोमेटिन का वह भाग जो केंद्रिका के जुड़ने के काम का है, उसे ही क्या कहेंगे अपन यहां पर? एनओआर, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन। ठीक है, बढ़े आगे, क्योंकि हमारे को डाउट यहां करवा सकता है कि एनओआर मतलब आप देखोगे यार न्यूक्लियोलस से बना शब्द है, ठीक है, यानी कि यार ये तो केंद्रिका का भाग होना चाहिए, लेकिन ये केंद्रिका का भाग नहीं होगी, किसका है? क्रोमेटिन का। इसीलिए अपन ने पूरा इसको बात करा। बढ़ते हैं आगे। तो एक और बात अपन यहां पर ध्यान रखें कि क्रोमेटिन के लिए कि केंद्रक का मुख्य भाग, केंद्रक का मुख्य भाग अगर ऐसा बोल दिया जाए तो हमारा आंसर क्या होगा? क्रोमेटिन। क्योंकि केंद्रक का काम है आनुवांशिक सूचना रखना, और केंद्रक के अंदर जितनी चीजें अपन ने पढ़ी उसमें से आनुवांशिक सूचना रखने का काम केवल करता है क्रोमेटिन, या गुणसूत्र ही करता है। तो केंद्रक का मुख्य भाग अगर कहा जाए तो क्रोमेटिन। अब 2 तरीके की क्रोमेटिन की फिलहाल मैंने बात करी थी, एक यू क्रोमेटिन, दूसरी हेटेरोक्रोमेटिन। हेटेरोक्रोमेटिन कहेंगे। ज्यादा लंबी बात नहीं करें तो हल्का सा अपन इसके बारे में इतना ध्यान रख लें कि ट्रांसक्रिप्शन, देखो क्रोमेटिन क्रोमोसोम किससे बना है? डीएनए से। मेन भाग जो इसके अंदर क्या है? डीएनए। जिस तरीके से दीवार किससे बनी है? ईंटों से, मेन भाग ईंट है, उसी तरीके से गुणसूत्र मुख्य रूप से बना है डीएनए से। अब डीएनए को आगे कोई भी लक्षण प्रकट करना है, डीएनए के अंदर जो सूचना है वो कब प्रकट होगी? जब डीएनए से आरएनए बनेगा, और आरएनए से जब प्रोटीन बनेगा। तो यानी कि ये क्रोमेटिन का डीएनए से आरएनए बनाने में, यानी कि डीएनए से आरएनए बनना क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन। कल बात करी, अब अपने को धीरे धीरे शब्द ध्यान रखना पड़ेगा। तो ट्रांसक्रिप्शन, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन ही, ट्रांसक्रिप्शन के वाइज ज्यादा एक्टिव जो है, ज्यादा सक्रिय है, यानी कि अनुलेखन ट्रांसक्रिप्शन में अधिक सक्रिय कौन सा क्रोमेटिन है? तो ये ध्यान रखना, अनुलेखन यानी कि ट्रांसक्रिप्शन में, ट्रांसक्रिप्शन में अधिक सक्रिय कौन सा वाला? यू क्रोमेटिन। यू का मतलब ही है वास्तविक, जैसे अपन ने यूकेरियोट सुना था, यू शब्द जब भी आता है मतलब वास्तविक, सत्य। तो यानी कि जो क्रोमेटिन ओरिजिनली होना चाहिए वो कौन सा होना चाहिए? यू क्रोमेटिन, जो ज्यादा अच्छे से ट्रांसक्रिप्शन कर सकेगा। और ये ट्रांसक्रिप्शन इसमें कैसा होगा? कम होगा, ठीक है, कम सक्रिय होगा ट्रांसक्रिप्शन के लिए। यानी इसका मतलब हुआ कि डीएनए से आरएनए बनाने में मुख्य रूप से कौन सा क्रोमेटिन काम आता है? तो यू क्रोमेटिन या हेटेरोक्रोमेटिन? यू क्रोमेटिन आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरी बात, डीएनए से 3 प्रकार के आरएनए बनते हैं, तो यू क्रोमेटिन वाला जो है वो डीएनए से एमआरएनए, जो मुख्य रूप से हमारे काम आता है, वो बनाता है। जबकि हेटेरोक्रोमेटिन बनाएगा वो आपके डीएनए से बाकी के बचे हुए आरएनए, यानी कि आरआरएनए और टीआरएनए बनाने का काम करता है, आरआरएनए और टीआरएनए। तो ये अपने को हल्का सा ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा किस तरीके का आरएनए बनाता है। ज्यादा और भी चीजें हैं, परिभाषा इनकी कोई आपको पूछता नहीं है तो मैं उसमें नहीं जा रहा हूं। कुल मिला के क्रोमेटिन के वो भाग जो ट्रांसक्रिप्शनली अनुलेखन में आरएनए बनाने में ज्यादा सक्रिय है वो यू, और जो कम है वो हेटेरोक्रोमेटिन। जो एमआरएनए बनाते हैं वो यू क्रोमेटिन, और जो आरआरएनए और टीआरएनए बनाते हैं वो हेटेरोक्रोमेटिन। एक बार इतना नोट कर लें।
mRNA का मतलब मैसेंजर आरएनए, संदेशवाहक आरएनए जिसको आप पढ़ते थे। rRNA आपको बताई दिया, राइबोसोमल आरएनए जो केंद्रिका में निर्माण होता है वैसे, और tRNA यानी कि ट्रांसफर आरएनए। यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक शब्द सुने, यूकैरियोटिक जिसमें 7 प्रकार का केंद्रक और जहां पर 7 प्रकार का क्रोमेटिन, तो यहां पर यू क्रोमेटिन है ना। तो यू मतलब इंग्लिश में ई यू करके लिखा जाता है इस यू को, बट हमारे को यू जब भी आ रहा है कहीं पर तो वो ओरिजिनल वास्तविक जो होना चाहिए उस चीज के लिए आता है। ठीक है, बढ़े आगे, सबका हो गया नोट, चलो ठीक है। अच्छा एक चीज और यहां पर बता देते हैं आपको कि जो डीएनए का जब भी कोशिका विभाजन की हम बात करेंगे तो कोशिका विभाजन में 2 अवस्थाओं के रूप में कोशिका चक्र पूर्ण होता है, इंटरफेज यानी कि अंतरावस्था और एम अवस्था यानी कि विभाजन अवस्था। सबको इतना तो सुना हुआ है, इंटरफेज जिसमें G1 G2 आती है, ठीक है, और विभाजन अवस्था जिसमें प्रोफेज मेटाफेज एनाफेज टेलोफेज आती है। इतना तो नाम सुना है, नाम तो सुने, हाँ पढ़ेंगे तो वो तो मैं पढ़ाऊंगा कोई बात नहीं, बट नाम तो सुने ही होंगे। ठीक है, तो आपको इतना पता होना चाहिए कि एस अवस्था का नाम पूरा होता है, एस मतलब सिंथेसिस फेज, मतलब संश्लेषण अवस्था। कोशिका विभाजन के दौरान कोशिका चक्र में जो डीएनए का निर्माण होता है, भाई अगर किसी घर में 2 बेटे हैं, दोनों को अलग अलग करना है कि तेरा घर तू इधर संभाल, तेरा तू इधर संभाल, तो दोनों को कहते हैं कि नहीं हमें सारी व्यवस्था है दो। ठीक है, तो वो क्या होगा कि घर में कोई भी चीज 2 होगी तभी तो एक एक दोनों को दे सकते हैं, एक चीज तो दोनों को दे नहीं सकते। ठीक है, तो कोशिका भी आप 1 से 2 बनाने की बात कर रहे हो, तो कोशिका में डीएनए है। अब ऐसा तो नहीं आधा डीएनए इसको दे देना आधा इसको दे दे, तो आधे लक्षण ही जाएंगे, फिर आधे लक्षण आधे आधे दोनों में आएंगे, फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। तो यानी कि जो डीएनए बना हुआ है उसको डबल बनाओ, 1 लाख रुपए है तो उसको 2 लाख बनाओ, ताकि 1-1 लाख दोनों को दे, 50-50 हजार नहीं बांटने। समझे बात को, यानी डीएनए आधा आधा नहीं देना है, डीएनए को पहले डबल करेंगे ताकि दोनों को बराबर पूरा डीएनए मिल सके। और वो काम कहां होता है, एस अवस्था में। कहां होता है, एस अवस्था में डीएनए संश्लेषण होता है। तो एस अवस्था में डीएनए अगर डबल होगा तो क्या क्रोमेटिन भी डबल होगी, होगी भी, बिल्कुल होगी। अगर डीएनए डबल होगा तो क्रोमेटिन भी डबल होगी, यानी कि यू क्रोमेटिन एस अवस्था के शुरुआत में प्रारंभ में ही बन जाता है और हेट्रोक्रोमेटिन बनेगा एस अवस्था के बाद में। बनना तो दोनों ही एस अवस्था में, लेकिन अपने को अच्छा क्वेश्चन आ जाए क्या आता है कि यू क्रोमेटिन का संश्लेषण एस फेज में तो होता है, लेकिन अर्ली एस फेज में या लेट एस फेज में। अर्ली में यू क्रोमेटिन, हेट्रोक्रोमेटिन लेट वाली में, यानी कि इसका द्विगुणन कब होगा, यानी कि रेप्लीकेशन इसका कब होगा, तो इसका अर्ली एस फेज में। आप इसको नोट कर ले साथ में, अर्ली लिख दो इंग्लिश का ही, एस अवस्था में, और इसका द्विगुणन होगा लेट एस अवस्था में। अब एस अवस्था वाली जो बात है वो अपन कोशिका विभाजन में अगली एकाध क्लास में लिखेंगे, तो आपको बताएंगे अगली क्लास में। द्विगुणन इधर लिखा मतलब दोनों में वही बात हो रही है, अनुलेखन इधर लिखा मतलब दोनों में अनुलेखन की ही बात हो रही है ना।
सबने लिख दिया, बढ़े आगे। चलो, अभी जो अपन डीएनए, गुणसूत्र, क्रोमेटिन ऐसी कुछ बात कर रहे थे, उसी को हल्का सा दिखाने के लिए डायग्राम है। इसकी डिटेल नहीं बता रहा हूं, ये जेनेटिक्स में डिटेल में आ जाएगा, लेकिन हल्का सा जो दिमाग में थी कि ये हमारा है डीएनए, ठीक है। और डीएनए का इतना भाग या इतना भाग, जो भी भाग किसी लक्षण की सूचना देगा, उसे ही हम क्या कहते हैं? जीन। मैं बार बार इसलिए बोलता था कि जीन की परिभाषा याद हो जाएगी, और परिभाषा लिख के पूछेगा कि डीएनए का वह भाग जो किसी लक्षण को प्रकट करता है उसे क्या कहते हैं? एलील कहते हैं, जीन कहते हैं, क्रोमोसोम कहते हैं। तो आंसर क्या दोगे? जीन। इसीलिए बार बार बोल रहा हूं, ठीक है। अब क्या हुआ कि ये डीएनए, हम कैसे गुणसूत्र तक पहुंच रहे हैं, कैसे हमारा डीएनए से गुणसूत्र बन रहा है, उसी चीज को बता रखा है। डीएनए है, जेनेटिक्स जिन्होंने पढ़ ली उन्होंने डायग्राम देखा है, देखा है क्या किसी ने पीछे? हाँ हाँ, तुम दिख तो रहे हो पर तुम हाँ नहीं करते हो, ठीक है। तो ये डीएनए है। डीएनए, अब मैंने ही कहा था कि रस्सी है जिसको एक बंडल बनाना है ताकि हमारा छोटा बन जाए, ठीक है। तो डीएनए है, वो लिपटता गया, पहले तो न्यूक्लियोसोम बनाए, फिर उससे सोलेनोइड बनाए, फिर और इकट्ठा होता होता है, आखिरी में संरचना क्या दिख रही है? इस संरचना को क्या बोलते हैं? गुणसूत्र, क्रोमोसोम बोलते हैं। तो शुरुआत डीएनए से हुई, आखिरी में जाके वो क्या बन गया? गुणसूत्र। तो ये डायग्राम ये बताता है कि गुणसूत्र क्रोमोसोम किससे बना हुआ है? तो यानी कि डीएनए और गुणसूत्र अलग है क्या? नहीं है, बस उनकी संरचना इकट्ठा होके, यानी कि रस्सी और रस्सी का बंडल अलग नहीं है, बस वो घड़ी हो गया इसलिए बंडल दिखाई दे रहा है। उसी प्रकार से यहां पर वही डीएनए वो बोल्ड होता होता आखिरी में गुणसूत्र संरचना बना लेता है। तो ये तो डायग्राम केवल आपको दिखाना था। आगे अब अपन जो बात करेंगे, क्रोमेटिन हमने बात करी, अब आते हैं क्रोमोसोम पर, ठीक है। केंद्रक की लगभग बात हो गई अपनी। अब क्रोमेटिन है, यही आगे जाके क्रोमोसोम बनाती है, और क्रोमोसोम से संबंधित उसके डायग्राम पे अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं, और उसके संबंधित कुछ 3-4 चीजें। तो पहले अपन क्या करते हैं कि हल्का सा इसको समझ लेते हैं, फिर लिखते हुए चलेंगे। तो पहले क्या है कि क्रोमोसोम क्या होता है? दिमाग में आता है कि सर कई बार तो इस तरीके से क्रोमोसोम बनाया जाता है, ठीक है, और कई बार सर डायरेक्टली ऐसा भी बना देते हैं। तो सर कौन सा हम माने कि यह क्रोमोसोम कौन सा है? पहले वाला है वो एक क्रोमेटिड कही जाती है, और बाद वाला है वो 2 क्रोमेटिड से बना हुआ है। इसमें ये एक क्रोमेटिड, और ऐसे यहां पर कितनी क्रोमेटिड है? 2, एक ये और एक ये। तो यानी कि आपकी एस अवस्था से पहले तो आपको ऐसा दिखाई देता है। आपको पता हो तो मैंने अभी डायग्राम बनाया था, वो डायग्राम में ऐसा ही था, ठीक है। अच्छा, आपको मैंने केंद्रक की बात करी। अच्छा, क्वेश्चन एक याद आया कि कई बार पूछ लिया जाता है, वैसे तो कोशिका विभाजन में लिखवा देते हैं कि केंद्रक का अध्ययन करने के लिए सबसे उपयुक्त अवस्था कोशिका विभाजन की सबसे उपयुक्त अवस्था कौन सी है, या केंद्रक की संरचना देखने के लिए कोशिका विभाजन की कौन सी अवस्था देखनी चाहिए? इंटरफेस। कौन सी देखते हैं? जिसे अंतरावस्था कहते हैं। क्यों? तो ये भी दिमाग में कॉन्सेप्ट होना चाहिए, क्योंकि जैसे इंटरफेस खत्म होती है, प्रोफेज में केंद्रिका गायब हो जाती है। सुना होगा आपने कभी, केंद्रक झिल्ली गायब हो जाती है। जब केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका ही नहीं दिखेगी तो ये वापस कब आएगी? टीलोफेज में। तब तक केंद्रक की संरचना हमें स्पष्ट कभी भी दिखाई नहीं देगी। तो यानी कि जहां आपने अभी अपन ने लिखा, तो लास्ट एक पॉइंट जरूर वहां पर डाल देंगे नोट लगा के कि केंद्रक के अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त अवस्था अंतरावस्था होती है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो केंद्रक के अध्ययन के लिए, केंद्रक की संरचना या केंद्रक के अध्ययन के लिए केंद्रक के अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त अवस्था, आंसर क्या जाएगा? इंटरफेज या अंतरावस्था, जिसको हिंदी में कहते हैं। कर लिया नोट? केंद्रक में जो डायग्राम हमने पढ़ा, केंद्रक का जो डायग्राम हमने स्लाइड पे आपको दिखाया, वो डायग्राम इंटरफेज अवस्था का ही था। अगर वो दूसरी किसी अवस्था का होता तो स्पष्ट रूप से केंद्रक कभी भी दिखाई
नहीं देता है, क्योंकि जैसे अंतरावस्था खत्म होती है प्रोफेज आती है और प्रोफेज में केंद्रिका और केंद्रक झिल्ली विलुप्त हो जाते हैं, और अगर वो विलुप्त हो जाएंगे तो हमें केंद्रक दिखाई कहां से देगा, पूरा की पूरी संरचना। इसलिए हमारे काम की जो अवस्था इसको अध्ययन के लिए इंटरफेज होगी। क्लियर है बात? ये जो चीजें अवस्था से संबंधित आ रही है वो आपके अगली क्लास में अपन कोशिका विभाजन की बात करेंगे, तो वो सब चीजें मैं डायग्राम से और बताऊंगा भी आपको। बढ़ते हैं आगे, सबने नोट कर लिया था? तो अब ये सबसे पहले तो डाउट क्लियर करना जरूरी है कि ये वाला डायग्राम कब बनेगा, जब आप बात कर रहे हो एस अवस्था से पहले, और जब एस अवस्था में डबल हो जाएगा, मैंने कहा 1 लाख का 2 लाख, तो ये डबल हो गया, ताकि 2 कोशिकाएं बनेगी तो आधा आधा दोनों को बांट देंगे ताकि उनमें झगड़ा, तो बराबर कोशिका जैसी हमारी पहले थी वैसी बन के तैयार हो जाएगी। तो अब यहां पर आपको डायग्राम जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात जो 2-3 चीजें लिखाऊंगा कि क्रोमोसोम की परिभाषा अगर कही जाए, गुणसूत्र की परिभाषा, तो इसको ऐसा कहते हैं कि क्रोमोसोम, आपने सुना होगा और ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि गुणसूत्र की आकारिकी या गुणसूत्र की के अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त अवस्था कौन सी होती है, बताओ, किसी न किसी को तो याद हो। गुणसूत्र के अध्ययन के लिए या गुणसूत्र की आकारिकी मॉर्फोलॉजी के अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त अवस्था मेटाफेज होती है। कितने लोगों ने याद था, याद होता है आपको, लेकिन आप अभी नहीं बोल पाए। मेटाफेज यानी कि मध्यावस्था जिसको अपन कहते हैं, और ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है। आप देखोगे पुराने पेपर ये मिलता है, अभी लिखेंगे। तो सबसे पहली बात कि कोशिका विभाजन के मेटाफेज में दिखाई देने वाली गहरी अभिरंजित छड़ाकार संरचना, गहरी अभिरंजित, हल्की नहीं, हल्की होती है तो क्रोमेटिन, गहरी अभिरंजित छड़ाकार छड़ जैसी, 2 छड़ जैसी बनी हुई है, तो इसे ही अपन क्या कहते हैं, क्रोमोसोम। कौन सी अवस्था में? मेटाफेज में ही स्पष्ट दिखाई देती है। अब बात करते हैं दूसरी कि क्रोमोसोम जो है ये क्रोमेटिन का सबसे संघनित रूप है। मैंने कहा पतला है तो क्रोमेटिन है और मोटा है तो क्रोमोसोम है। तो आपका संघनन होता है, शब्द होता है कंडेंसेशन बोला जाता है इंग्लिश में। जब जब कोशिका विभाजन में आगे बढ़ते हैं कंडेंसेशन, संघनन होता है और पतले से मोटा गुणसूत्र आपको दिखाई देने लगता है। तो सीधी सी बात है, क्रोमेटिन का संघनित रूप क्या कहलाता है? गुणसूत्र। सबसे अत्यधिक जो संघनित रूप है वही गुणसूत्र क्रोमोसोम कहलाएगा, अभी अपन लिखेंगे। तीसरी बात, आनुवांशिक सूचना का वाहक, जिन्होंने जेनेटिक्स पढ़ ली वो तो बताएंगे ही बताएंगे। आनुवांशिक सूचना का वाहक किसे कहा जाता है? पढ़ी वही रहे जब तो आंसर दो ही दोगे। किसको बोलते हैं? क्रोमोसोम को। लिख रखा है अपन ने कॉपी में, ठीक है। तो क्रोमोसोम गुणसूत्र को आनुवांशिक सूचना का वाहक कहा जाता है, क्योंकि डीएनए इसके अंदर ही है, अगली पीढ़ी में जाता हुआ यही दिखाई देगा, यानी डीएनए यही लेके जा रहा है, तो आनुवांशिक सूचना का वाहक यही है, ठीक है। तीसरी बात अपन ध्यान रखेंगे कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जो आपका डीएनए होता है वो वृत्ताकार होता है। बैक्टीरिया में डीएनए कैसा होता है? वृत्ताकार। मैंने आपको बताया था कि वृत्ताकार द्विरज्जु स्वतंत्र डीएनए पाया जाता है प्रोकैरियोटिक कोशिका में, कोई केंद्रक झिल्ली से ढका हुआ नहीं होता है। वैसे तो वास्तविक गुणसूत्र वहां पर नहीं बनता है प्रोकैरियोटिक कोशिका में। क्यों नहीं बनता है, कोई बताएगा? क्योंकि हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है क्या प्रोकैरियोटिक कोशिका में? जब हिस्टोन प्रोटीन नहीं होगी तो क्रोमोसोम बनने का तो सवाल ही नहीं उठता। यानी कि, लेकिन ऐसा शब्द बोला जाता है कि वृत्ताकार गुणसूत्र, ठीक है, सर्कुलर क्रोमोसोम, वैसे वो क्रोमोसोम नहीं बोलना चाहिए, लेकिन वृत्ताकार डीएनए हमें किसी जीव में मिलता है तो प्रोकैरियोटिक में मिलता है। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है कि वृत्ताकार गुणसूत्र का कॉन्सेप्ट किस वैज्ञानिक ने दिया था? कैन्स, CAIRNS अपन लिखेंगे अभी, ठीक है। तो वृत्ताकार मतलब वो डीएनए जो वृत्ताकार दिख रहे हैं उसी को गुणसूत्र कह दिया, लेकिन वो वास्तव में गुणसूत्र तो नहीं होता है। अब आते हैं इसकी संरचना पर। अभी तो पॉइंट अपन ने बोले पहले उनको लिख लेते हैं, फिर संरचना पर आते हैं। तो हेडिंग ले रहे हैं क्रोमोसोम, जिसे आप गुणसूत्र भी कह रहे हैं।
मैंने हेडिंग में अगर क्रोमोसोम लिखा तो आगे जितने पॉइंट लिखे जाएंगे वो सब क्रोमोसोम से संबंधित, इसलिए एक दिन पहले भी बात हुई थी कि वो फिर अपन डिटेल ज्यादा अपने को शायद जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि मैं क्रोमोसोम, तो ये पॉइंट किसके लिए, क्रोमोसोम के लिए बात हो रहा है। तो क्रोमेटिन का अत्यधिक संघनित रूप, ऐसा अगर बोला जाए तो वो किसको कहेंगे, क्रोमोसोम को ही कहेंगे। आनुवांशिक सूचना का वाहक किसको कहेंगे, क्रोमोसोम। पीबीआर 322 जो एक प्लाज्मिड है, ठीक है, और वो इकोलाई बैक्टीरिया में आपको मिलता है, और प्लाज्मिड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए को कहा जाता है, जो बायोटेक में आपको मैं पढ़ाऊंगा। सबने कर लिया नोट? क्या हुआ, कैंस, CAIRNS, कैंस। नोट कर लिया सबने? तो क्रोमोसोम गुणसूत्र की डेफिनेशन क्या कही है कि कोशिका विभाजन की कौन सी अवस्था में दिखाई देते हैं, ये भी अपन वापस बात करेंगे भी, तो मेटाफेज अवस्था में दिखाई देती है, ठीक है। और गहरे अभिरंजित मतलब डार्कली स्टेन्ड, जो गहरा रंग ले लेते हैं। अगर माइक्रोस्कोप में देखोगे तो बाकी कोशिका केंद्रक हल्का दिखाई देगा, लेकिन गुणसूत्र गहरे दिखाई देते हैं। तो गहरे अभिरंजित यानी कि डार्कली स्टेन्ड, स्टेन ये थोड़ा इंग्लिश का शब्द है, उसको हिंदी में ऐसा ही बोलते हैं, गहरे अभिरंजित छड़ाकार संरचना, छड़ जैसी आपको यहां पर दिखाई देती थी, इसकी डेफिनेशन एग्जैक्ट। और इसे क्रोमेटिन का अत्यधिक संघनित रूप का है, क्योंकि संघनन होती है तो कोई चीज छोटी या मोटी यानी कि वो स्पष्ट दिखाई देती, पतली धागेनुमा होती है तो उसका विसंगनन यानी कि डीकंडेंसेशन कहलाता है, जो विभाजन में बताऊंगा। तो क्रोमेटिन के संघनन से जो बनता है वो क्या बनता है, क्रोमोसोम। डायग्राम से बताया था आपको बना के। आनुवांशिक सूचना का वाहक वृत्ताकार गुणसूत्र का सिद्धांत किसने दिया, कैंस ने। किसमें दिया ये और ध्यान रखेंगे, ई कोलाई में, यानी कि बैक्टीरिया में। बैक्टीरिया कौन सा, ई कोलाई में, ये और ध्यान रखना। ई कोलाई बैक्टीरिया में वृत्ताकार गुणसूत्र का सिद्धांत कैंस ने दिया था। जीवाणु ई कोलाई के अंदर सब वृत्ताकार की, भाई वृत्ताकार क्रोमोसोम भी हो सकता है, और वो हम उस वृत्ताकार डीएनए को ही बोलते हैं, ऐसा किसने कहा था, कैंस। ये क्वेश्चन पूछा गया है, एग्जाम का नाम मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन मेरे को याद नहीं फिलहाल एग्जाम कौन से में था, लेकिन ये रिसेंटली किसी न किसी एग्जाम का क्वेश्चन है, ठीक है। बढ़े आगे? हाँ, नहीं, आपको पेपर जब सॉल्व करने का मौका मिलेगा तब आप कहोगे कि हाँ सर ने सही कहा, ठीक है। उस चीज के लिए मैं आपके लिए, अब अपन आ रहे थे, सबने नोट कर लिया था, ये क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम की संरचना की बात करें, ठीक है, संरचना से पहले सबसे मेन चीज एक तो पता होना चाहिए कि क्रोमोसोम में ये एक क्रोमेटिड, ये दूसरी क्रोमेटिड। पूर्ण क्रोमोसोम की संरचना दो क्रोमेटिड से मिलकर बनी होती है, और ये क्रोमेटिड है तो इसकी इधर ये पूरी को एक, अब यूं नहीं होगी ऐसे एक क्रोमेटिड मान लो, नहीं, ये अगर लंबवत डायग्राम है तो ये एक क्रोमेटिड है, ये दूसरी क्रोमेटिड है, जहां पर आपको डायग्राम के अंदर बताया है, और बीच में जो पोर्शन है जिसे सेंट्रोमियर भी लिखा गया है, ठीक है। इसको बताने से पहले मैं एक और चीज कहूंगा
कि अपने को यहां पर एक क्लासिफिकेशन सिंबल था कि गुणसूत्र को सेंट्रोमियर की स्थिति के आधार पर अलग अलग प्रकार से हम कहते हैं कि ये कौन सा क्रोमोसोम है, और ऐसा क्वेश्चन आता है, उसी को बात करेंगे। तो फिलहाल सेंट्रोमियर बता के ही मैं उस चीज पर आ रहा हूं, फिर डायग्राम पे बाद में आएंगे। तो यानी कि गुणसूत्र के प्रकार, ध्यान से देखना, गुणसूत्र के प्रकार, जिसमें एक तरफ प्रकार की बात करेंगे, दूसरी तरफ सेंट्रोमियर की स्थिति। गुणसूत्र के अंदर सेंट्रोमियर किस जगह पर है, उस आधार से क्रोमोसोम का नाम बदल जाएगा, सेंट्रोमियर की स्थिति। ठीक है, यहां पर सबसे पहला जो रहेगा जिसे कहते हैं मेटासेंट्रिक, क्या कहेंगे, मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम कहते हैं, मेटासेंट्रिक गुणसूत्र या क्रोमोसोम। मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम जिसके अंदर सेंट्रोमियर एग्जैक्ट बीच में होगा। जैसे डायग्राम अगर अपन बनाए तो कुछ इस तरीके से होगा कि बीच का मतलब आपके दोनों तरफ, अगर मैं इस तरीके से डायग्राम था, इसका मेटासेंट्रिक कैसा बनेगा, जिसकी दोनों भुजाएं बराबर होगी, यानी कि सेंट्रोमियर बिल्कुल मध्य में होगा। तो इसको इस तरीके से, और इसको ऐसा डायग्राम बनाने का कारण भी है, क्यों है, क्योंकि इस पे एक क्वेश्चन और बनता है, उस चीज को बताएंगे। तो मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम जिसमें सेंट्रोमियर की स्थिति कहां होती है, मध्यस्थ या मध्य में होती है, मीडियन पोजीशन कहते हैं। और ऐसा गुणसूत्र वी आकार का गुणसूत्र कहलाता है। क्या कहलाता है, वी आकार का गुणसूत्र या मेटासेंट्रिक गुणसूत्र, क्योंकि आकार लगभग वी जैसा बन रहा है, और वी यानी कि ये सेंट्रोमियर के दोनों तरफ की भुजाएं बराबर है, बिल्कुल मध्य में सेंट्रोमियर है, तभी तो दोनों बराबर होगी। ठीक है, दूसरा यहां पर रहेगा जिसे कहते हैं सब मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक गुणसूत्र। इसकी अगर अपन बात करें तो यहां पर जो गुणसूत्र आपको दिखाई देगा वो उपमध्यस्थ इसकी स्थिति होगी, मध्य से थोड़ा सा एक तरफ, यानी कि इसका आकार जो बनेगा वो कुछ आपको एल आकार का दिखाई देता है। यानी कि एक भाग थोड़ा मतलब देखोगे तो ज्यादा फर्क नहीं है, एक और पहले और दूसरे में हल्का सा फर्क है, और ये आकार कैसे दिखाई दे रहा है, एल आकार का गुणसूत्र होगा। कौन सा वाला, सब मेटासेंट्रिक, एल आकार। तीसरा जो है जिसे कहेंगे यहां पर सब एक्रोसेंट्रिक कहते हैं, या इसे अपन कहें एक्रोसेंट्रिक कहेंगे, एक्रोसेंट्रिक गुणसूत्र। ऐसा गुणसूत्र जिसमें उप तटस्थ स्थिति होगी, यानी कि सिरे से जस्ट थोड़ा सा पहले ही सेंट्रोमियर होगा, और इसका आकार होता है जे आकार का। तो यहां पर उसकी तुलना में देखेंगे तो एक भुजा और लंबी हो गई, और इसे कहते हैं जे आकार का गुणसूत्र। आकार पे भी क्वेश्चन पूछा गया, मेज द पेयर में भी यहां से क्वेश्चन बन जाता है। उसके बाद एक आता है जिसे कहते हैं अपन यहां पर टीलोसेंट्रिक, सुना होगा आपने टीलोसेंट्रिक गुणसूत्र, टीलोसेंट्रिक, जिसे हम छड़ाकार या फिर आई आकार का गुणसूत्र कहते हैं। और इसके अंदर आपके सेंट्रोमियर की जो स्थिति होगी वो तटस्थ होगी। तटस्थ का मतलब क्या अभी बताता हूं, और ये जो आपका गुणसूत्र दिखाई देगा वो कुछ ऐसा दिखाई देगा। अब बात को समझते हैं कि ये हमारे पास एक नॉर्मल क्रोमोसोम है, ठीक है, ये नॉर्मल क्रोमोसोम है। अब इसमें सेंट्रोमियर की, इसको बोलने के लिए बोल रहा हूं, बाकी तो पूरा वही है। तो यहां पर एस अवस्था से पहले उसे हम क्रोमैटिन कहना है, और वो बाद में आपका डबल हो जाएगा, लेकिन वास्तव में यही अपन करें। एक बार समझना इसको, ये आपका एक क्रोमोसोम है उदाहरण के लिए, इसमें सेंट्रोमियर कहां पर है, अगर वो बिल्कुल मध्य में है तो आकार कुछ वी जैसा बन जाएगा, और मध्य में और इसका नाम हो जाएगा मेटासेंट्रिक, मध्य से मेटासेंट्रिक। ठीक है,
दूसरा है कि ये मध्य से थोड़ा क्या होगा कि एक तरफ आ जाएगा, थोड़ा किसी एक तरफ खिसकेगा, तो उप मध्यस्थ यानी कि सब मेटासेंट्रिक, और आकार लगभग हो जाता है एल आकार। थोड़ा अब क्या होगा कि अब ये लगभग सिरे से जस्ट थोड़ा पहले होगा, उसमें यहां कहीं था तो ये अब सिरे से जस्ट थोड़ा पहले, जिसका आकार हो जाएगा जे आकार, और ये एक्रोसेंट्रिक उप तटस्थ कहलाएगा। तटस्थ मतलब टर्मिनल, तट तो मतलब किनारा ही होता है, ठीक है, तो किनारे से जस्ट पहले है तो उप तटस्थ, क्योंकि किनारे पे आ जाता तो ये भाग दिखाई नहीं देता। और आखिरी वाले में टीलोसेंट्रिक में तट पे चला गया, इसलिए ये भाग गायब हो गया, और इस तरीके से आई आकार का मतलब बिल्कुल सीधा गुणसूत्र दिखाई देता है। हमारे को डायग्राम केवल समझने के लिए बनाए, आकार पे अगर क्वेश्चन आता है तो हमें ध्यान रखना है कि आकार किसका नाम है। आकार से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक। गुणसूत्र में सेंट्रोमेयर की स्थिति कहां पर है, और यह क्वेश्चन मेज द पेयर में भी पूछा जाता है, इसको नोट करें डायग्राम के साथ। किसी ने लिखा मेटासेंट्रिक तो सेल डिवीजन के एनाफेज स्टेज में दिखता है, नहीं, एनाफेज स्टेज में क्रोमोसोम का आकार दिखाई देता है। ये जो हम आकार की बात कर रहे हैं, इसके अध्ययन के लिए हम कोशिका विभाजन की एनाफेज अवस्था का उपयोग करते हैं, वो भी मैं आपको लिखवाऊंगा। गुणसूत्र के क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन पूछा जाता है, सीधी परिभाषा बन जाती है कि ऐसा गुणसूत्र जिसमें मध्य में सेंट्रोमियर स्थित होती है तो उस गुणसूत्र को क्या कहेंगे, मेटासेंट्रिक। तो उसकी स्थिति के आधार पे और मैच द पेयर भी क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना रहती है यहां से। इंग्लिश में तो इनके नाम यही रहते हैं, ठीक है। हिंदी में इनके इंग्लिश नाम मीडियन पोजीशन, सब मीडियन, सब टर्मिनल, टर्मिनल, और इसको डिफ्यूज बोलते हैं। लास्ट वाला अभी बताऊंगा, किसी को इंग्लिश का नाम ध्यान रखना हो तो भी बता देता हूं, मीडियन, सब टर्मिनल और टर्मिनल। सबने कर लिया नोट? डायग्राम कुछ इस तरीके से बने, वो तो आपको डायग्राम बनाने का या डायग्राम रटने की जरूरत नहीं है। इनके आकार को याद रखने के लिए मैंने डायग्राम बनाया कि किस तरीके से स्थिति के आधार पर इनका आकार बनता है। और यही पूछ ले कि भाई मेटासेंट्रिक गुणसूत्र का आकार क्या होता है,
VLJI, तो आंसर फिर V देंगे। ठीक है, इनके आकार हमने डायग्राम के साथ ही देख लिए कि कैसे होते हैं। कर लिया नोट? बिल्कुल, भारतीय कोशिका विज्ञान के जनक AK शर्मा लिखा हुआ है अपन ने। ठीक है, सबने कर लिया नोट? अब तो कितने लोग नोट कर रहे हैं? आखिरी में एक 5वें नंबर पे लिखा है होलोकाइनेटिक या होलोसेंट्रिक गुणसूत्र। ऐसा गुणसूत्र जिसकी सेंट्रोमियर फैली हुई होती है, यानी कि उसकी कोई जगह फिक्स नहीं दिखाई देगी, सेंट्रोमियर पूरी ही गुणसूत्र के अंदर आपको फैली हुई दिखाई देगी, तो उसे ही आप क्या कहोगे? होलोकाइनेटिक या होलोसेंट्रिक। तो ये अपने को ध्यान रखना कि जिसमें फैला हुआ या आपको विस्तृत या कुल मिला के जहां पर फिक्स कोई जगह नहीं होगी, तो वो होलोकाइनेटिक या होलोसेंट्रिक गुणसूत्र कहलाएगा। ठीक है, 5वें में पोजीशन कहां है सेंट्रोमियर की? तो 5वें सेंट्रोमियर की कोई पोजीशन फिक्स नहीं है, हमने लिखा है फैली हुई है। ठीक है, स्थिति उसकी कोई फिक्स नहीं है। उसके अलावा ऐसा क्वेश्चन भी पूछा गया है कि ऐसा गुणसूत्र जिसमें कोई भी सेंट्रोमियर नहीं पाई जाती है, उसे हम क्या कहेंगे? एसेंट्रिक। क्या कहेंगे? एसेंट्रिक। जैसे मैंने कल आपको बताया था, ऐसी कोशिका जिसमें केंद्रक अनुपस्थित होता है उसे क्या कहा था? एकैरियोटिक कोशिका। ए शब्द भी हमारे काम का है जो आता रहता है। तो ऐसा उनमें सेंट्रोमियर की संख्या के आधार पर भी 2-3 अपन कह सकते हैं। तो गुणसूत्र के प्रकार और सेंट्रोमियर की संख्या, गुणसूत्र के प्रकार 2-3 नाम बता रहा हूं इसमें, और सेंट्रोमियर की संख्या बड़ा आसान सा, इसमें कोई विशेष रटने जैसी जरूरत नहीं पड़ेगी। सेंट्रोमियर की संख्या, सेंट्रोमियर का शुद्ध हिंदी शब्द अगर आपको चाहिए तो वो है गुणसूत्र बिंदु। ठीक है, लेकिन इंग्लिश का ज्यादा सुना हुआ शब्द है बजाय हिंदी के। बाकी अपन आगे लिखेंगे। तो ये अगर बात करते हैं इसमें एसेंट्रिक गुणसूत्र, मैंने कोई एग्जाम दिया था मुझे याद है जिसमें क्वेश्चन पूछा गया था कभी, एसेंट्रिक गुणसूत्र में कितनी सेंट्रोमियर होती हैं? तो सेंट्रोमियर की संख्या 0 होगी। अब तो बाकी तो आसान है। मोनोसेंट्रिक मतलब 1, डाइसेंट्रिक मतलब 2, और 2 से ज्यादा हो तो पॉलीसेंट्रिक। नोट कर लें इसको भी। दो से अधिक सेंट्रोमियर जिस गुणसूत्र में होती हैं उसे पॉलीसेंट्रिक कहा जाता है। 3 बोले तो ट्राई, 4 बोले तो टेट्रा, ये तो हम जानते ही हैं। एसेंट्रिक का क्वेश्चन मेरा देखा हुआ है एग्जाम में, इसलिए मैंने ये भी ध्यान रहे। अगर नहीं पढ़ाई नहीं कोई चीज नहीं पढ़ी है तो वो आसान भी अपने लिए कठिन हो जाती है, और अगर हमने पढ़ा है तो फिर तो गलत होने का सवाल कम ही रहता है। और 2 पॉइंट जो मैंने अभी यहां पर आपको एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट, वो दोनों ही यहां पे लिख रहा हूं कि भाई गुणसूत्र की यानी कि क्रोमोसोम की, दोनों एक ही शब्द हैं, है ना। गुणसूत्र की आकारिकी के लिए सबसे उपयुक्त अवस्था कौन सी है? कौन सी है भाई? मेटाफेज। या फिर ऐसा भी बोला जाता है कि गुणसूत्र के अध्ययन के लिए इतना सा बोल दें कि गुणसूत्र के अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त अवस्था, तो भी आंसर क्या दोगे? मेटाफेज। हमने गुणसूत्र का जो डायग्राम आपको दिखाया वो मेटाफेज अवस्था का ही है। मेटाफेज, मध्यावस्था भी इसको हिंदी के अंदर कहा जाता है, जो अपन बात करेंगे अगली क्लास में। दूसरी बात, एक और चीज अपन ने अभी ये आकार की बात करी थी, V आकार, L आकार, J आकार, I आकार।
तो ये किसी ने क्वेश्चन में बोला भी कि ये आकार कौन सी अवस्था में दिखाई जाता है? एनाफेज अवस्था में। वो कैसे दिखेगा वो भी बताएंगे। तो गुणसूत्र के आकार के अध्ययन के लिए, गुणसूत्र का जो शेप होता है उसके अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त अवस्था कौन सी? एनाफेज। ये भी क्वेश्चन पूछा था। गुणसूत्र के आकार यानी कि शेप के अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त अवस्था अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त अवस्था, केवल अध्ययन बोला जाए तो मेटाफेज, लेकिन आकार का अध्ययन बोला जाए तो एनाफेज। दोनों पे ही क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। सर एक बार बीच आपने कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बताने का भी शुरू किया था क्लास में, है ना? कोई ना कोई एक यूनिक क्वेश्चन अपन अक्सर बात करते थे। नहीं, वो वापस शुरू कर देंगे ना। वो किसी ने बोला कि अब मैं भी क्या, आप लोगों का ही काम ये रहेगा मुझे याद दिलाना, और मैं कोई ना कोई ऐसा क्वेश्चन आपको अक्सर बताएंगे जो कहीं ना कहीं एग्जाम में आता है, या कोई ना कोई जो अपने को किसी सब्जेक्ट में पढ़ने को नहीं मिलता है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, ऐसे कोई ना कोई आपको बताते रहेंगे। नोट कर लिया सबने? तो आज अपन इतना ही ले रहे हैं। नहीं, आकारिकी यानी कि मॉर्फोलॉजी, ठीक है? देखो, छोटा है या बड़ा है गुणसूत्र, वो अपने को पता करना है। या मेटा गुणसूत्र में सेंट्रोमियर कहां है, या गुणसूत्र में क्रोमेटिड क्या है, वो सब अध्ययन करने के लिए मेटाफेज। और उसका आकार वी है, एल है, जे है, आई है, वो आकार बताने के लिए एनाफेज। कैसे दिखेगा वो आपको डायग्राम में एक आध क्लास में बताएंगे। क्लियर है? आज के लिए इतना ही। थैंक यू।